हे गाइस, कैसे बेटा आप लोग। तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सो इट्स सेक्शन नंबर 151 ऑफ डायरेक्टर। तो डायरेक्टर का सेक्शन 151 ये मैं यहाँ पे आप लोगों से आज डिस्कस करने वाला हूँ। एंड प्लीज बी कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि ये सेक्शन 151 दैट इज रियली वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शन ओवर देयर। तो जब हम लोग डायरेक्टर की बात करते हैं तो उसमें ये अपने आप में एक अगेन क्या एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटा। तो अब आप सब लोगों को इस सेक्शन पे क्या करना है, जस्ट कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली, प्रॉपर वे में आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं अभी तक जितने भी टॉपिक हैं वो आप लोगों ने प्रॉपरली पढ़ा होगा। एंड खासकर सेक्शन 149 दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर डायरेक्टर। एंड उसमें सबसेक्शन 6 बहुत ही रेलेवेंट है। तो आज हम लोग सेक्शन 151 की पूरी इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं। एंड अगेन जो रूल होगा इसके साथ कनेक्टिविटी में हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद सेक्शन नंबर which one? It's 151. So let's start. सेक्शन 151 को हम लोग यहां पे स्टार्ट करते हैं बेटा। सो आई एम जस्ट ओपनिंग द स्लाइड। सो ये रहा, हियर वी हैव सेक्शन 151, यू कैन सी। जस्ट गिव मी अ मिनट। एंड एक एक पार्ट डायरेक्टर का आपको बहुत अच्छे से करना है बेटा। एक भी सेक्शन, एक भी एलिमेंट यहां पे हम लोगों को किसी को भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इवन फॉर practical point of view this is again one of the important aspect। तो इसीलिए ये जो मैं टॉपिक में डायरेक्टर वाला पार्ट आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना, एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में है। सो डोंट ट्राई टू स्किप एनी इवन अ सिंगल सेक्शन ओवर देयर। एक सेक्शन को भी यहां पे स्किप नहीं करना है। जो भी सेक्शन होगा, रूल्स की बात करेंगे, जो भी हो, तो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट अकॉर्डिंगली। तो आप सब लोगों को, हम लोगों को क्या करना है यहां पे, कॉन्सेंट्रेट करना है। एक मिनट होल्ड कीजिए। सो मे बी कुछ इश्यूज हो सकता है, बट हैव पेशेंस। प्रोफेशनल कोर्स में हम लोगों को पेशेंस रखना ही सबसे इंपॉर्टेंट काम है बेटा। तो वही सबसे ज्यादा हम लोगों को सिखाया जाता है। एंड अगेन yes, just hold on। टच में ये हो गया। हो बहुत नाइंसाफी। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा अगेन ओपन करते हैं। वन 51, yes, 51। जस्ट गिव मी अ मिनट। अभी थोड़ा सा यहाँ पे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम राइज हो गया बेटा। सो आई एम जस्ट ओपनिंग द स्लाइड। कभी कभार सिस्टम में कुछ एरर आ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से यस। सो फाइनली आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ यस, तो नाउ यू कैन सी। तो अब हम लोग यहाँ पे जो प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं, तो 2 मिनट डिले, बट कोई नहीं। तो बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें हो जाती हैं कभी कभार। आई होप समझ में आ रहा है ना। तो चलिए इसी बात पे हम लोग यहाँ पे जो पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं, जो टॉपिक है बेटा, यू कैन सी द हेडिंग
अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। इन ब्रीफ हम इसको नाम दे सकते हैं। यहां पे हम यदि इसको स्पेसिफिकली नेम देने की बात करें तो हम यहां पे क्या दे सकते हैं बेटा, इसको हम लोग यहाँ पे SSD भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, SSD, इट्स स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स। ये प्रोविजन ये हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एंड इसमें सेक्शन 151 हम लोगों को डिस्कस करना है एंड अलॉन्ग विद section 151 we have one specific rule and it's rule number 7 of companies appointment and qualification of director rule 2014। तो सेक्शन 151 हमारे लिए इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद द रूल दोनों ही है बेटा। तो इसका मतलब है यहां पे रूल्स का पार्ट हम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। आई होप आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो चलिए इसी बात पे सेक्शन 151 की पहले इंटरप्रिटेशन करेंगे एंड देन उसके बाद वन ऑफ द रेलेवेंट एस्पेक्ट यहां पे उसके बाद रूल में हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, इस वाले वीडियो में, इस वाले क्लास में, इस वाले लेक्चर में जो भी आप बोलो, सेक्शन 151 के साथ हम लोग रूल वाला जो एलिमेंट है वो भी हम यहां पे कंप्लीट करने वाले हैं। नहीं तो अदरवाइज कई बार क्या होता है कि मैं सेक्शन पहले पढ़ा देता हूं फिर मैं कहता हूं ये रूल्स अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। मे बी सिनेरियो सिचुएशन कैन बी देयर, बट हम यहां पे स्पेसिफिकली सेक्शन रूल दोनों ही पढ़ने वाले हैं क्योंकि दोनों ही छोटे छोटे पार्ट है। तो हम लोगों को ये क्या करना है, पूरा ही कंप्लीट करना है। तो दोनों ही एस्पेक्ट दिल थाम के बैठने आप लोगों को और हम एक एक प्रोविजन यहां पे क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। और याद रखते हैं कुछ और भी सेक्शंस का मैं यहां पे रेफरेंस दूंगा, मे बी आप लोगों ने कभी पढ़ा हो या फिर आप आगे कहीं ना कहीं फ्यूचर में पढ़ सकते हैं। इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। अभी मैं ये बात कर ही नहीं रहा हूं लेकिन वो सेक्शन का जो रेफरेंस है, जो कनेक्टिविटी है वो मैं जरूर दूंगा। अभी जिसने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली उसको इजीली समझ सकता है, समझ लेगा, और जिसने नहीं पढ़ा तो वो आगे ये सोच के बैठना है कि आगे हम ये प्रोविजन पढ़ेंगे और कहीं ना कहीं आगे एलिमेंट आएगा। वो आगे आएगा, मेरे करना रूल आएंगे तो इसका मतलब मेरे सेक्शन वो आएंगे, वो सेक्शन आएंगे, अभी टेंशन नहीं लेना है। लेकिन जिसने पढ़ लिया होगा कोई बात नहीं, अच्छी बात, देन यू जस्ट कनेक्ट इट। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। लिस्टेड कंपनी, कंपनी कौन सी है रे, लिस्टेड कंपनी है भाई, लिस्टेड कंपनी भाई, लिस्टेड। इसका मतलब है ये प्रोविजन अनलिस्टेड कंपनी के लिए नहीं बनाया गया। एक बात तो यहां पे इमीडिएटली समझ में आ गया कि सर जो हम प्रोविजन पढ़ रहे हैं ये प्रोविजन लिस्टेड कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, दैट इज नॉट फॉर अनलिस्टेड कंपनी। पहला पॉइंट ये आ गया, मे हैव वन डायरेक्टर इलेक्टेड बाय सच स्मॉल शेयर होल्डर्स। तो इसका मतलब है स्मॉल शेयर होल्डर्स क्या करने वाले हैं, इलेक्ट करने वाले हैं SSD। तो इलेक्शन बाय द होम, बाय द स्मॉल शेयर होल्डर, किसका करने वाले हैं, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स का। तो सर ये स्मॉल शेयर होल्डर कौन होता है, ये छोटे छोटे लोग, स्मॉल शेयर होल्डर मतलब ये छोटे छोटे लोग, ये कौन है, ये किनको छोटा बोला गया है, किसको यहां पे छोटा बोलने की बात कर रहे हैं, स्मॉल टर्म आए क्यों, तो वो छोटा छोटा जो टर्म रखा गया है वो छोटे शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं, बट वो छोटे हैं कौन, वो है कौन, किसको बोला जाएगा छोटा। तो अभी हम पढ़ेंगे, अभी वो छोटा वाला टर्म भी आएगा, वो नीचे एक्सप्लेनेशन में आएगा, अभी आएगा। तो मुन्ना क्या करना है, वेट करना है, अभी आएगा तो हम वो पॉइंट अभी पढ़ेंगे। तो हैव पेशेंस ओवर देयर। तो सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी कौन सी कंपनी पे होगा, सर लिस्टेड कंपनी पे होगा, अनलिस्टेड कंपनी के लिए ना, बिल्कुल नहीं, नहीं याद भी नहीं रखना है, बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता तो क्या लिख के आएंगे, सर अनलिस्टेड कंपनी पे ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। और जब सेक्शन नहीं अप्लाई हो रहा तो फिर रूल क्यों अप्लाई होगा, यू जस्ट टेल मी वन थिंग, रूल क्यों अप्लाई होगा, क्योंकि रूल में तो ऑब्वियस इसके अगेंस्ट कोई टर्म थोड़ी लिखा होगा। तो इसका मतलब यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, लिस्टेड कंपनी। अच्छा सर क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, अबे नलायको, यू जस्ट इमेजिन लिस्टेड कंपनी कितने सारे शेयर होल्डर होंगे बे, अनलिस्टेड कंपनी 5 10 20 50, क्या चाहते हो उसमें कितना आप क्राइटेरिया ऑफ द स्मॉल लेके आओगे। तो इसका मतलब ये खासकर लिस्टेड इसलिए रखा गया है क्योंकि पब्लिक 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 है, सब जानती है, याद है ना, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो उनके प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया, अक्सर हम छोटे छोटे लोग हैं और ये बड़े बड़े लोग मिलकर हम लोगों के साथ क्या करने वाले हैं, अत्याचार करने वाले हैं। ये बड़े बड़े जो लोग कंपनी में बैठे हैं ना सर, ये हम लोगों को कहीं ना कहीं क्या करने वाले हैं, हमारे ऊपर अत्याचार करेंगे डिसीजन ले लेके। तो हम चाहते हैं हमारा भी एक रिप्रेजेंटेटिव
हमारा भी एक दूत कहीं ना कहीं, हमारा एक संभव कहीं ना कहीं एक पर्सन जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कहां पे होना चाहिए? कंपनी में होना चाहिए। वो कंपनी में होना चाहिए, कंपनी के मैनेजमेंट में होना चाहिए। कम से कम एक तो हो, कम से कम एक तो हो। एक की बात करें, शैल हैव वन, एक की बात। तो हम चाहते हैं वो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कंपनी में रहे और ये देखे कि अल्टीमेटली सभी लोग मिलके, जो बड़े बड़े लोग हैं वो क्या काम कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के बिहाफ पे क्या हो रहा है कंपनी में। तो एटलीस्ट हमारे प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग संभव कहने के कोई ना कोई आवाज तो उठाएगा ना। तो अपनी आवाज बुलंद करो, बट वो बुलंद कैसे होगा? वो बुलंद होगा किसके बेसिस पे? जब हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो हमारे ऊपर जो अत्याचार होने वाला है या फिर जो हो रहा है हम चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसको, और कोई ऐसा पर्सन हो जो उसको सुने समझे और फिर हमें बचाए उस चीज के रिगार्डिंग। क्योंकि हम क्या है, हम छोटे 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 शेयर होल्डर है बेटा। तो छोटे छोटे शेयर होल्डर है तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं बचाया जाए। तो बोला बट पहले ये तो बताओ आप छोटे किस बेसिस पे हो? तो छोटे किस बेसिस पे ये तो बताओ। क्योंकि हम बात करेंगे अभी अपॉइंटमेंट की, बट पहले ये चीज तो क्लियर करो कि छोटा कब बोला जाएगा आपको, कब आपको तुच्छ समझा जाएगा। इंपॉर्टेंट तो ये बोला सर नीचे देखो तुच्छ कैसे समझा जाता है। शेयर होल्डर होल्डिंग शेयर्स ऑफ वैल्यू नॉट मोर देन, बट विच वैल्यू? कौन से वैल्यू है? नॉमिनल वैल्यू। प्रीमियम ना, बिल्कुल ना, छेड़ना नहीं प्रीमियम को। तो प्रीमियम की बात नहीं कर रहे, यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? वी जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन नॉमिनल फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। तो इसका मतलब यह है कि सर फेस वैल्यू, तो इसका मतलब आप टोटल अमाउंट करोड़ों में भी जमा करवा सकते हैं, लेकिन फेस वैल्यू सिर्फ की बात करेंगे। यहां पे आपने कंपनी में करोड़ रुपए दिए उससे मैटर नहीं करता है, लेकिन फेस वैल्यू जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, जो शेयर को खरीदा, उसका फेस वैल्यू सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कितना है? 20,000 या उससे कम है, 20,000 या उससे कम है। और यदि फेस वैल्यू 20,000 या उससे कम है तो आप तुच्छ टाइप के लोग समझे जाओगे कंपनी में, मतलब स्मॉल शेयर होल्डर माने जाओगे, स्मॉल शेयर होल्डर माने जाओगे। सिंपल स्मॉल शेयर होल्डर की बात बोलेंगे तो इसका मतलब है फॉर ए टाइम में हमें कितना याद रखना है सर? स्पेसिफिकली 20,000 और लेस। तो 20,000 और लेस क्यों? क्योंकि रीजन में वर्ड क्या लिखा है? नॉट मोर देन। तो इसका मतलब 20,000 यस एक्सेप्टेबल, बिलो 20,000 वो तो एक्सेप्टेबल है ही। सर 20,000 से एक रुपए भी ज्यादा गए आप, फिर आप इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो पहले कैटेगरी आपको क्या करना है? यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट कैटेगरी। तो अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गई, ये बात क्लियर हो गया। अभी ये बताओ होने का नहीं, अब रिप्लाई घर में खुद देना है। होता है ना, हम कोई चीज सुनते हैं बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, बोल देते हैं वैसे ही करो। तो जब मैं पूछूं ना कि ये बात समझ में आ गई, तो घर बैठ के रिप्लाई करना, हाँ यस सर समझ में आ गई। तो घर वालों को लगे खान नो डाउट ये बंदा पढ़ रहा है, ये बैठ के पढ़ रहा है, उनको भी तो दिखना चाहिए ना। तो अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं ये चीज तो ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो गया कि सर स्पेसिफिकली नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं। प्रीमियम कितना आपने दिया वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, हमारे लिए रेलेवेंट क्या है? सिर्फ नॉमिनल वैल्यू। और नॉमिनल वैल्यू कितने की बात कर रहे हैं? 20,000 और लेस। और 20,000 लेस है तो इसका मतलब आप छोटे 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 क्या माने जाओगे? स्मॉल शेयर होल्डर माने जाओगे। और इसीलिए बोला आप SSH हैं तो इसलिए आपके पास ऑप्शन है SSD का। तो SSH अपॉइंट SSD, so which will be known as small shareholder directors. Are you getting my point? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी किसमें हमने पढ़ा? सेक्शन 151 में। लेकिन यहां पे बेटा, लेकिन यहां पे क्या बोला गया? किस मैनर में वो अपॉइंट होगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो हम नहीं बताएंगे। मतलब सेक्शन ने बोला नहीं ना, हम नहीं बताने वाले, हमसे नहीं होगा, हम नहीं बता सकते, हम नहीं बताएंगे, हम चुप रहेंगे, नहीं बताना बिल्कुल भी। तो बोला क्यों? बोला रूल बनाएंगे। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अब रूल बनाने की बात कर रहे हैं। और रूल बनाने का, रूल प्रोविजन रखने का फायदा यह है कि कभी भी इसको क्या कर सकते हैं? चेंज, ऑल्टरेशन, मॉडिफाई, कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में। और कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज, ऑल्टरेशन, मॉडिफाई। तो CA CS CMA के जो बच्चे हैं उनका दिमाग भी चेंज ऑल्टर मॉडिफाई, चेंज ऑल्टर मॉडिफाई, मतलब अनसाउंड की कैटेगरी में आप रहने वाले हो। बड़ा यूनिक पार्ट है, बड़ा ध्यान से समझना इस चीज को।
तो इसका मतलब है यहां पे पूरे कंपनीज एक्ट को रूल बेस्ड बनाने का पर्पस यही है कि सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ने क्या करना है, इसमें रेगुलर बेसिस पे इंटरफेयर करते रहना और चीजों को बदलते रहना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मतलब आपने गवर्नमेंट को फ्लेक्सिबिलिटी दे दी, रिजिडिटी नहीं है, कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में ये लगा चेंज करो, ये लगा चेंज करो, ये हुआ ऑल्टर करो, यही तो रूल का कॉन्सेप्ट है। तो चलिए इसी बात पे, रूल हमारे लिए रेलेवेंट है, रूल पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो रूल पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो आ जाओ रूल नंबर 7 पे, आओ मिलके बैठो, रूल 7 पढ़ो और रूल 7 के बारे में आप समझो एंड आपको समझ में आएगा एसएचएच क्या करने वाले स्मॉल शेयर होल्डर, और एक बड़ा ही रेलेवेंट ट्विस्ट वाला पार्ट आप पढ़ोगे एंड इसमें इंटरप्रिटेशन वाला सेगमेंट आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट है, लॉ इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन, और सब रूल 1 में वो आने वाला रे। अब ध्यान से देखना, चलिए वो है क्या, लिस्टेड कंपनी। सर पहले ही बोल दिया गया था कि सर ये सेक्शन बना ही किसके लिए, लिस्टेड कंपनी के लिए। अब आगे, मे अपॉन नोटिस ऑफ नॉट लेस देन हाउ मेनी नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स, याद रखना नोटिस बाय ऑल दी शेयर होल्डर्स ना, गलती भी नहीं करना है, किसकी बात कर रहे हैं, स्मॉल शेयर होल्डर्स। तो कम से कम नोटिस देने वाले कितने, 1000, और या फिर टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर्स। तो सच का मतलब क्या है, स्मॉल शेयर होल्डर। तो सच का मतलब क्या है, स्मॉल शेयर होल्डर की बात कर, तो स्मॉल शेयर होल्डर या तो 1000 इन नंबर, और ये फिर यू कैन से 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच विच मीन स्मॉल शेयर होल्डर्स, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज कितना हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। तो ये आ गया पहला पॉइंट। ये बताओ कंपनी में सर मान लो 5000 स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, तो 5000 का कितना करेंगे, 1/10, तो कितना निकल के आएगा बेटा, सर 500। तो 500 और 1000 विच एवर इज लोअर, तो इसका मतलब है ये नहीं लेना है 5000, सॉरी 500, तो यहां पे किसकी बात करेंगे, 500 की। तो 500 विल बी देयर एंड 500 के लिए क्या प्रोविजन है कि that 500 small shareholder shall give a notice to the company, किस पर्पस के लिए, कि टू अपॉइंट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स। तो इसका मतलब है टू बी इलेक्टेड, तो हम लोग चाहते हैं हमारा रिप्रेजेंटेटिव कंपनी में हो, तो शैल हैव स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय, अब याद रखना फिर से अगेन, इलेक्टेड बाय के शेयर होल्डर लिखा है, स्मॉल शेयर होल्डर्स लिखा है, तो इसका मतलब है वो सब के सब स्मॉल शेयर होल्डर की कैटेगरी की बात करें। मतलब वो 5000 मेंबर्स की मीटिंग होगी और इसमें एक पर्सन जिसको हम चाहते हैं कंपनी का डायरेक्टर बनाना, एंड वो बैठेगा एंड वो हमारी रिप्रेजेंट को क्या करने वाला है, हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि वो आज से हमारा रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा। इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, यस। तो कितने लोग होंगे बे, तो सिंपल है सर 1000 स्मॉल शोल्डर, या फिर कितना होगा भाई, 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच स्मॉल शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं। तो कितना आ गया, ठोको यहां पे, तो सर 5000 दिया है, लेट्स से वी टेक एन एग्जांपल, तो उसका कितना आ गया 500 या फिर 1000 विच एवर इज लोअर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिक्वेस्ट के हाथ जोड़ा, इन्होंने नोटिस दिया, लिखित में नोटिस दिया के सर हमारा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, तो यहां पे ये रखा गया। अच्छा अब लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट, अब एक इंटरप्रिटेशन का टर्म है जो आपको कहीं ना कहीं क्या करना है, समझना है। कहां पढ़ा नहीं पढ़ा हमें इससे मतलब नहीं, मैं आपको एक इंटरप्रिटेशन में बता रहा हूं। कई बार नंबर ऑफ टाइम हम लोग शेल में को शेल पढ़ते हैं और कई बार शेल को में पढ़ा जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कई बार शेल को में पढ़ सकते हैं और कई बार में को शेल भी पढ़ा जा सकता है। तो सर यहां पे हम क्या पढ़ेंगे, क्योंकि वर्ड क्या लिखा है, में हैव, तो इसका मतलब में वैसे किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन पार्ट को, ऑप्शनल में, दैट इज ऑप्शनल। लेकिन इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि सर जब कभी भी कोई भी वर्ड, जब कभी भी कहीं पे भी मे वर्ड आ रहा है, लेकिन उस मे के साथ दो वर्ड एसोसिएटेड है, और वो एसोसिएटेड क्या है, पावर, और साथ में एसोसिएटेड क्या है बेटा, ड्यूटीज। इसका मतलब है क्या एसोसिएटेड है, पावर है, क्या एसोसिएटेड है, ड्यूटीज है। तो इसका मतलब है यदि पावर और ड्यूटीज एसोसिएटेड है बेटा, तो इस मे को मे नहीं पढ़ेंगे बे, क्या पढ़ेंगे यहां पे, शैल पढ़ा जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा।
मैंडेटरी हो जाएगा, इसका मतलब है शैल वर्ड आ जाएगा। तो सर यहां पे कहां पे पावर और ड्यूटीज दिख रहा है बेटा? लिस्टेड कंपनी में, इसका मतलब है लिस्टेड कंपनी को यहां पे क्या दिया गया? पावर। क्या दिया गया बेटा? पावर दिया गया। पावर 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 दिया गया। सर यहां पे क्या कर रहे हैं? नोटिस दे रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कंपनी के शेयर होल्डर ने क्या किया? कंपनी को रिक्वेस्ट किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिक्वेस्ट किया। तो अब एक बात हो, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यहां पे बोला कि सर हमारे स्मॉल शेयर होल्डर हम लोग हैं, हम लोग छोटे छोटे शेयर होल्डर हैं, हम लोग छोटे छोटे लोग हैं, बट हम चाहते हैं हमारे भी रिप्रेजेंटेटिव हो, तो इसका मतलब है यहां पे नोटिस देने का मतलब है कंपनी के ऊपर अब सब क्या इंपोज हो गया? ड्यूटी इंपोज हो गया बेटा। तो इसका मतलब पावर एंड ड्यूटी, पावर एंड ड्यूटी, पावर एंड ड्यूटी, पावर एंड ड्यूटी एक साथ आ गया। पावर एंड ड्यूटी एक साथ आ गया, और एक साथ आने का मतलब है मे को हम शेल पढ़ने वाले हैं। तो मे को मे नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? शेल। तो इसका मतलब है क्या अब यहां पे पढ़ना है? लिस्टेड कंपनी शेल हैव अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर ओवर देयर if notice has received by the company in this regard। कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर है बेटा? 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर और 1000 विच एवर इज लोअर। तो इस केस में 1000 और 500 विच एवर इज लोअर, तो 500 ने रिक्वेस्ट किया, तो इसका मतलब वो में कंपनी के लिए शेल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब एग्जाम में लिख के मत आ जाना कहीं कि सर ने मुझे बोला था ऐसे, हमने कुछ ज्यादा इंटरप्रिटेशन कर ली, तो प्लीज नंबर दो, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं खेलूंगा। नहीं, जो लिखा है वो, ये तो इंटरप्रिटेशन है बेटा, ये इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन समझना है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोविजो पे आते हैं बेटा। प्रोविजो बोलो, प्रोवाइजो बोलो, जो भी मन करे बोलो, जो भी मन करे। प्रोवाइडेड दैट, तो प्रोवाइडेड दैट में जनरली तीन ही बातें होती है बेटा, या तो कंडीशन, या तो आपका एग्जाम्पशन, या तो एक्सेप्शन। कंडीशन, एग्जाम्पशन या एक्सेप्शन। तो देखें क्या लिखा है यहां पे, देखते हैं जरा क्या लिखा है। नथिंग इन दिस सब रूल शेल प्रिवेंट, मतलब यहां पे जो इस सब रूल में लिखा हुआ है वो कंपनी को पावर अवेल, खुद पावर अवेल करने से रोक नहीं सकता है। कि ऐसा नहीं कि जब रिक्वेस्ट किया जाएगा तभी स्मॉल शेयर होल्डर को अपॉइंट करने की बात करें। कंपनी को लगता है नहीं भाई, हमारे कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर हैं और हमें खुद खुद उनके प्रोटेक्शन के लिए सोचना चाहिए, हमें खुद उनका रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना चाहिए। तो बोला यदि कंपनी खुद अपनी मर्जी से एसएसडी अपॉइंट करना चाहे सुमोटो अपनी मर्जी से, तो वो कर सकते हैं, उसमें कोई मना नहीं है बेटा। और यदि ऐसा हुआ तो प्लीज मेक श्योर देन सच केस, क्या लिखा है? सब रूल नंबर 2 जो अभी हम पढ़ेंगे दैट शैल नॉट बी एप्लीकेबल। क्योंकि जब सब रूल 1 अप्लाई होगा तभी सब रूल 2 अप्लाई होगा, जब सब रूल 1 ही अप्लाई नहीं होगा तो सब रूल 2 भी अप्लाई नहीं होगा। तो इसका मतलब है कंपनी हैविंग ओन विलिंगनेस, कंपनी हैविंग ओन मोशन, उनको कंपनी को लगे कि सर हम चाहते हैं हम खुद ईमानदार टाइप को लोग हैं, हम नहीं चाहते किसी भी नेचर का कोई गिले शिकवे कल की डेट में हो, तो उसको खत्म करने के लिए हम खुद चाह रहे हैं कि सर आपका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो हम आपको अपॉइंट करके देंगे, हम आपको अपॉइंट करके देंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको, तो हम वो खुद अपॉइंट करके देंगे। तो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। बोला ये तो अच्छी बात है। तो वो पावर कंपनी के पास ऑन इट्स ऑन मोशन वाला आ गया खुद, तभी मैंने क्या कहा, यहां पे कंपनी के लिए पावर है, लेकिन हमने रिक्वेस्ट किया तो पावर के साथ ड्यूटी भी आ गया, एंड ड्यूटी आते फिर तो आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। हाँ, आप अपनी मर्जी से अपॉइंट करने की बात करते हैं तो फिर दैट इज योर चॉइस, देन दैट इज योर चॉइस। फिर वो शेल नहीं, फिर वो मे, आपकी चॉइस है, इट्स योर मोटो, इट्स योर डिस्क्रिशन ओवर देयर। आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट, तो सब रूल नंबर 2 पे, तो सब रूल 1 अप्लाई होगा तो 2 की बात करेंगे। अभी पढ़ा था नोटिस देना है, क्या देना है? नोटिस देना है। तो नोटिस कितने दिन पहले देना है और क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो नोटिस में दिया जाएगा, तो चलिए उसी की बात करते हैं। सिंपल, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स, स्मॉल शेयर होल्डर्स, पहले हम बात करते हैं एसएसएच की, इंटेंडिंग टू प्रपोज अ पर्सन एज कैंडिडेट। तो इसका मतलब हम भाई साहब की बात करें जिसको हमें क्या बनाना है? डायरेक्टर बनाना है। और ये आज से क्या होंगे? एसएसडी। तो ये क्या होने वाले हैं? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, एसएसडी की बात कर रहे हैं यहां पे। तो इसका मतलब है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, यहां पे ये अपॉइंट किया गया, तो इसका मतलब सबसे पहले इनका नाम क्या होगा? प्रपोज किया जाएगा किसके थ्रू? एसएसएच के थ्रू, फॉर द पोस्ट ऑफ एसएसडी। तो नोटिस छोड़ना है, नोटिस देना है कंपनी को कितने दिन पहले बेटा? एटलीस्ट 40 डेज बिफोर द अपॉइंटमेंट। तो कंपनी में जो मीटिंग होगा, जिस मीटिंग में इनका अपॉइंटमेंट होगा, और मीटिंग का मतलब क्या है यहां पे? मीटिंग का मतलब है मीटिंग ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स। मीटिंग का मतलब क्या है? स्मॉल शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं।
अच्छा, मीटिंग के रिगार्डिंग जो नोटिस है, नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं? नॉर्मली आपने क्या सुना है? नॉर्मली हम जनरल टर्म क्या पढ़ते हैं कि सर मीटिंग सबकी है तो इसका मतलब नोटिस सबको दिया जाएगा। बट यहां पे सभी शेयर होल्डर की मीटिंग नहीं है, याद रखना। याद रखना, यहां पे स्मॉल शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं, तो नोटिस देना किसको है? स्मॉल शेयर होल्डर। सर रिमेनिंग वेबसाइट पे अपलोड करो, वेबसाइट से वो देख लेंगे कि सर कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर की मीटिंग है, तो इसका मतलब है कंपनी में, तो इसका मतलब है मीटिंग ऑफ एसएसएच। अगेन नोटिस टू द होम, टू द एसएचएच। रिमेनिंग को नहीं देना है, वेबसाइट पे अपलोड करो, रिमेनिंग कैन चेक इट। तो सिंपल यहां पे प्रोविजन, तो कोई कोई बड़े लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे यहां पे, क्योंकि यहां पे सबके सब क्या है? सर हम छोटे लोग हैं, हम छोटे कैटेगरी के प्राणी हैं, तो हम लोग की बात करेंगे, हम लोग की बात, हम लोग, दैट्स इट। तो नोटिस देना कितने दिन पहले? जब आपकी मीटिंग डिसाइड होगी उससे 14 डेज पहले। 14 days gap should be there. You have to give a notice 14 days before. हाँ, अब सिग्नेचर किसको करना है बेटा? अभी सिंपल है, जितने भी पर्सन है यहाँ पे, जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नेम, एड्रेस, शेयर एंड फोलियो नंबर ऑफ द पर्सन हुज नेम इज बीइंग प्रपोज्ड। तो इसका मतलब है जिसका नाम यहां पे एज फॉर द पोस्ट ऑफ एसएसडी आप करने वाले, तो उसके बारे में आप पूरा बताओ, उनका नाम, नंबर ऑफ शेयर्स, फोलियो नंबर, ये सब कुछ बताने की जरूरत है। एंड ऑल्सो किसका बेटा? स्मॉल शेयर होल्डर्स का, उसका भी बताना है, हु आर प्रपोज्ड सच पर्सन टू द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। तो इसका मतलब है डिटेल इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर्स किसका किसका देना है? सर जो एसएसडी है उसका देंगे, क्या देंगे? नेम, नंबर ऑफ शेयर सीधे होल्ड कर रखे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, एड्रेस की बात करेंगे, नंबर ऑफ शेयर तो फोलियो नंबर बताना है, ये सारी चीजें। और हम अपने बारे में, मतलब जो लोग रिक्वेस्ट करें बेटा, अगेन व्हाट दे हैव टू डू, तो उन सबको भी क्या करना है? अपने बारे में, नंबर ऑफ शेयर्स कितना होल्ड कर रखा है वो भी बताना है, और अपनी डिटेल भी बतानी है। तो ये आ गया रिक्वेस्ट करने वाले की डिटेल, और साथ में किसकी बेटा? जिसको हम डायरेक्टर बनाने वाले हैं, जो हमारा कैंडिडेट है, जो हमारा कैंडिडेट है बेटा, तो हम उसकी बात कर रहे हैं, जिसको हम उस पर्टिकुलर मीटिंग में अपॉइंट करने वाले हैं, जो आज से कंपनी में हमारा प्रतिनिधि करेगा, जो प्रतिनिधित्व करने वाला पर्सन है। तो हमारा पर्सन, हमारा नेता कैसा हो, वो बात हो रही है, तो उसकी बात करें, उसके बारे में। हाँ, लेकिन जरूरी नहीं, अब इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे प्रोविजो, सब रूल नंबर 2 में, इफ अ पर्सन बीइंग प्रपोज्ड डज नॉट होल्ड एनी शेयर्स, द डिटेल ऑफ शेयर्स एंड फोलियो नंबर नीड नॉट बी स्पेसिफाइड। तो अब कंक्लूजन क्या निकला? सर एसएसडी, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, कैन बी एसएसएच एंड कैन ऑल्सो बी अदर देन एसएचएच। मतलब एसएसडी हम में से भी कोई हो सकता है, मतलब स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर हो, आपके शेयर होल्डर में से कोई हो सकता है, या फिर हम किसी थर्ड पर्सन को भी अपॉइंट करेंगे, मतलब जिसके पास कंपनी के कोई शेयर है ही नहीं। तो इसका मतलब हो सकता है शेयर हो या फिर ना हो, तो इसका मतलब ये गारंटी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि सर हम में से ही किसी एक को स्मॉल शेयर होल्डर बनाएंगे, किसी थर्ड पार्टी को हम यहां पे नहीं बना सकते। आंसर इज नो। हम लोग स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपने में से किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर किसको भाई? सिंपल किसी और पर्सन। और यदि किसी और पर्सन को अपॉइंट कर रहे हो, उसके पास शेयर नहीं है, तो कोई नंबर ऑफ शेयर लिखने की जरूरत नहीं नोटिस में, और कोई फोलियो नंबर भी नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ शेयर एंड फोलियो नंबर तभी लिखना पड़ता है बेटा जब आपके पास कंपनी के पहले से शेयर है। And if you don't have any share, then definitely no need to mention the particular number of shares and folio number. Is it clear for all of you? तो sub rule number 2 talks about the notice period. Notice कितने दिन पहले देंगे भाई? 14 days before the date of the meeting. उसके बाद नोटिस में किसके रिगार्डिंग? सर डिटेल लेना है किसका? कैंडिडेट का, और साथ में जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब स्मॉल शेयर होल्डर्स की, उनके बारे में बताना है। जो प्रपोज कर रहे हैं सर सो एंड सो पर्सन क्या होना चाहिए? हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो, हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला पर्सन आज से मीटिंग में हो, तो उनकी दोनों की डिटेल दी जाएंगी बेटा उस नोटिस में। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सब रूल 1, सब रूल 2, सब रूल 1 अप्लाई होगा, टू तभी यहां पे 2 की बात करते हैं, ध्यान रखना। अच्छा, अब एक और बात, जो स्मॉल शेयर होल्डर की मीटिंग होगी बेटा, जो हम यहां पे मीटिंग की बात कर रहे हैं, तो आपको मैं यहां पे क्लेरिफाई कर दूं, यहां पे जो मीटिंग होगी ना, आई जस्ट वांट टू क्लेरिफाई, लिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हैं, और लिस्टेड कंपनी में कुछ ऐसे मैटर हैं बेटा जो सिर्फ और सिर्फ पोस्टल बैलेट या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के थ्रू हो सकता है। और ये बात कहां पे लेके? सेक्शन 110 में। तो 110 की बात करते हैं, पोस्टल बैलेट, और उसमें रूल नंबर 22 ऑफ सब रूल नंबर 16 में लिखा है कि सर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर यदि अपॉइंट करना है तो वो पोस्टल बैलेट के थ्रू या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के थ्रू अपॉइंट करना है, उसके थ्रू अपॉइंट करना है। तो आई होप यू मस्ट बी रिमेंबर अबाउट सेक्शन नंबर, यू कैन से द वर्ड, इट्स 110। तो उसके लिए आपने डेफिनेटली उसके बारे में
सुना होगा, सोचा होगा, पढ़ा होगा, अभी टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ वो सेक्शन मैंने रेफर किया बस। सिर्फ 110 याद रखना, 110 सर ने कोई बात बोली थी। अभी कहां आएगा, कैसे आएगा, कहां पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, डिफरेंट पार्ट, बट अभी सिंपल याद रखना सर, लिस्टेड कंपनी में कुछ ऐसे मैटर होते हैं जिसके रिगार्डिंग हमें यदि कोई डिसीजन लेना है तो हम फेस टू फेस मीटिंग नहीं करवाएंगे, हम उसमें पोस्टल बैलेट के थ्रू, मतलब अपने घर पे बैठे रहो, बाय पोस्ट आपके पास आएगा एंड यू जस्ट गिव द रिप्लाई थ्रू बाय पोस्ट और या फिर इलेक्ट्रॉनिकली। ऑब्जेक्टिव मुद्दा ये इसीलिए है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये आपका रिप्रेजेंटेटिव है, आपका प्रतिनिधि है, आपका प्रतिनिधित्व करने वाला है, तो इसलिए आप लोगों का पार्टिसिपेशन यहां पे जरूरी है। तो ये हो गया सब रूल नंबर 2 बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट, तो सी याद रखना, यहां पे मैंने सेक्शन आपको कनेक्ट किया, 100 एंड विच वन 10 की मैंने बात की, तो वो आपको क्या करनी है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो थोड़ा सा देखो, जहां जहां पे जो सेक्शन जिसमें में आ रहा है, तो आई जस्ट गिव द रेफरेंस सो दैट यू कैन कनेक्ट इट। अब आगे पीछे कहां पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, तो बात की बात है, बट उसके अकॉर्डिंगली पढ़ा है तो कोरिलेट करो, नहीं पढ़ा तो आगे क्या होगा, तो उसके रिगार्डिंग डिफरेंट पार्ट है। तो अभी फॉर ए टाइमिंग हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। तो यहां पे मैंने अभी आप लोगों को लिस्टेड कंपनी की बात की, और लिस्टेड कंपनी के लिए एक सेक्शन अप्लाई होगा विच इज नन अदर देन 110, एंड जो 110 वो डील करता है पोस्टल बैलेट या फिर वोटिंग इलेक्ट्रॉनिकली। नेक्स्ट सब रूल नंबर 3, नोटिस जो आप देने वाले, नोटिस कितने दिन पहले, याद करो कितने दिन पहले, 14 डेज बिफोर मीटिंग। तो उसके साथ जो हमारा कैंडिडेट है, मतलब बेसिकली जो कैंडिडेचर है, अब उस पर्टिकुलर पर्सन कि सबसे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने की रिक्वायरमेंट उसके रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट फाइल करना है, एंड वो स्टेटमेंट साइंड कौन करेगा, वही प्रपोज्ड पर्सन करने वाले। तो इसका मतलब द स्टेटमेंट विच इज रिक्वायर्ड टू बी साइंड बाय दैट प्रपोज्ड एसएसडी, वो साइन करेगा और वो बताएगा कि सर डिन है हमारे पास डिन है, हम डायरेक्टर बन सकते हैं। तो इसका मतलब वो डिन की बात कर रहे हैं। अब दूसरा क्या बोलेगा रे, दूसरा बोलेगा भाई देख ऐसा है, अपन तो क्वालिफाई है, डिस्क्वालीफाई नहीं है, तो इसका मतलब नॉट डिस्क्वालीफाइड। अच्छा, अब यहां पे जो डिस्क्वालीफाई वाला पार्ट है, इसके लिए सेक्शन नंबर 164 आगे पढ़ने का वो आएगा, एंड जब 164 आएगा तो फिर सेक्शन नंबर 167 का भी एलिमेंट आएगा, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। तो ये आगे पढ़ने का, तो अभी जस्ट वेट करने का डिन की बात। अच्छा, डिन की यदि मैं बात करूं तो सेक्शन नंबर 153 से लेकर 159 तक के जो प्रोविजन है वो डिन के हैं। तो सेक्शन सर ये दिमाग खराब होता है लॉ पढ़ने में, बहुत बहुत बर्बाद हो चुके हैं सर। अभी टेंशन नहीं, बर्बाद तो अभी शुरुआत है, अभी तो देखो क्या क्या होता है, अभी देखो क्या क्या होगा, बेड़ा गर्क ना हो जाए तो बता देना फिर, लेकिन उससे बचना तो एक ही चीज करना पड़ेगा, क्या क्या, पढ़ो ढंग से, कनेक्ट करो टॉपिक को। देखो आपको क्यों नहीं समझ में आता है, तो बेसिकली सर 153 से लेकर 159 डिन की बात करते हैं, तो यू शुड हैव अ डिन, यू शैल हैव अ डिन, ये बताना है। और प्लस सर हम डिस्क्वालीफाइड नहीं है, हम लोगों की कोई डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब मैं एसएसडी, मैं बनने वाला हूं एसएसडी, तो आई एम नॉट, यू कैन से द वर्ड डिस्क्वालीफाइड। तो इसका मतलब वो क्या बताएगा, सर आई एम क्वालिफाइड टू बिकम एज एसएसडी मींस डायरेक्टर। तो 164 में मैं फॉल नहीं कर रहा हूं और 167 में मैं फॉल नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी हम 167 पे नहीं जाएंगे क्योंकि वेकेशन की बात कर रहे हैं, अभी हम डिस्क्वालिफिकेशन तो मतलब 164 की बात करेंगे। और 164 आते तो फिर 167 उसके कनेक्टिविटी में आएगा, तो अभी इतना दिमाग पे जोर नहीं डालना, वो आगे हम लोग डेफिनेटली पढ़ेंगे। नेक्स्ट, कंसेंट भी देना पड़ेगा टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, और ये 152 में लिखा हुआ है, ये 152 का प्रोविजन है जहां पे कंसेंट, तो इसका मतलब सेक्शन 152 का भी प्रोविजन आपको क्या करना है, रिटेन रखना है। तो तीन बातें बताना है किसको, प्रपोज डायरेक्टर को। नंबर 1 डिन है सर, नंबर 2 डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, नंबर 3 मैं तैयार हूं किस लिए, सुरक्षा करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए, किसका, स्मॉल शेयर होल्डर का। तो आई एम रेडी फॉर इट, तो उसकी बात बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये स्टेटमेंट नोटिस के साथ देना है। सो ये स्टेटमेंट हमें क्या करना है, वी हैव टू गिव इट अलोंग विद द नोटिस, तो ये स्टेटमेंट देना है। आगे बढ़ते हैं। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बी कंसिडर्ड एज आईडी, तो इसका मतलब है जो डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, अभी याद रखना प्लीज, ये टर्म आते कहते हैं सर वो आईडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही मानेंगे क्या, नहीं, पहले वो किस कैरेक्टर का है, पहले उसका एक्चुअली स्टेटस क्या है, पहले सर वो एसएसडी है,
तो क्या बोला गया है? सच डायरेक्टर, सच का मतलब है नलायको, एसएसडी की बात कर रहे, शैल बी कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट, मतलब वो डायरेक्टर एसएसडी ही है, वो डायरेक्टर क्या है? एसएसडी। लेकिन हम उसको क्या मान लेंगे? इंडिपेंडेंट कंसिडर किया जाएगा। बट वो कब, वो इंडिपेंडेंट कब हम उसको कंसिडर करेंगे? यदि 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 सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 में क्या करता है, उसके सारे एलिमेंट को ध्यान रखता है, कंडीशन, वो सारे एलिमेंट को फुलफिल करता है, वो सारे एलिमेंट को फुलफिल यदि करता है बेटा, तो पहला पॉइंट। दूसरा, डिक्लेरेशन भी देना है इसको। तो सर एक बात बताओ, यदि 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 सर वो सेक्शन 149(6) में सारे कंडीशन उसने फुलफिल कर दिया, तो क्या हम उसको इंडिपेंडेंट मान लेंगे? नहीं, अभी भी एसएसडी रहेगा। दूसरा, सर उसने वो 6 की सबसेक्शन 6 सेक्शन 149 की कंडीशंस फुलफिल कर दी प्लस डिक्लेरेशन दे दिया, तो क्या अब हम मान सकते हैं? यस, मान सकते हैं, बिल्कुल मानेंगे, फिर मानेंगे। तो इसका मतलब दोनों चीजें एक साथ फुलफिल करना है। टू इंपॉर्टेंट टर्म, नंबर 1 कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 एंड कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 149 सबसेक्शन 7, मतलब डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें, दोनों बातें एक साथ मानना पड़ेगा, और यदि मान लिया तो इसका मतलब है एसएसडी नाउ बी ट्रीटेड एज और बी कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो एसएसडी आईडी, एसएसडी आईडी, एसएसडी आईडी भी माना जाएगा। आई होप समझ में आ गया। तो ये था किसके रिगार्डिंग, इंडिपेंडेंट भी हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। एंड वो ट्रीट कब करेंगे? जब वो दो सबसेक्शन ऑफ सेक्शन 149 को कंसीडर करता है, फुलफिल करता है, मतलब 149 सबसेक्शन 6 एंड 149 सबसेक्शन 7। आगे, लेकिन अब एक कॉन्ट्रडिक्शन एलिमेंट भी अभी बताऊंगा, अभी टेंशन, वो क्वेश्चन मुझे खुद रेज करना और खुद मैं बताऊंगा। देखो, एप्लीकेबिलिटी के रिगार्डिंग, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 152 इसके रिगार्डिंग, तो सिंपल क्या बोला गया है कि सर अपॉइंटमेंट ऑफ एसएसडी शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 152। तो इसका मतलब है सर जो अपॉइंटमेंट ऑफ एसएसडी कर रहे हैं, तो उसके लिए सेक्शन 152 के कंडीशंस को फुलफिल करना है, मतलब उसके जो एलिमेंट्स लिखे हैं 152 में हमें वो फॉलो करना है। हैव पेशेंस, 152 पढ़ेंगे, 152 पढ़ेंगे तो नॉर्मली क्या होता है कि जितने भी डायरेक्टर्स हो वो किस में होगा? जनरल मीटिंग में अपॉइंट होगा, डिन होना चाहिए, कंसेंट देना है, वो सारी कंडीशंस को फुलफिल करना है। बट एक्सेप्ट सेक्शन 152 के कौन सा प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा? नंबर 1, वो डायरेक्टर रिटायर बाय रोटेशन नहीं आएगा। रोटेशन कुछ भी नहीं है, एक साइकिल का एक क्या बेटा, एक व्हील है, पहिया एक, उसमें हमने क्या किया, नंबर ऑफ पर्सन को ऐसे बांध दिया और हमने बोला भाई साहब रोटेशन चलता रहेगा, मतलब आप ऐसे से टायर ये घूमता रहेगा, ऐसे से व्हील घूमता रहेगा, और जिसका भी नंबर आएगा वो जाएगा, जिसका भी नंबर आएगा वो जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो पर्टिकुलर यहां पे हम डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, और वो कौन सा है? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, वो इस पर्टिकुलर सर्कल में वो नहीं आने वाला है। पढ़ेंगे अभी, हैव पेशेंस बेटा, हैव पेशेंस, मैं बार बार बोलता हूं, पेशेंस रखो, सबको समझ में आएगा। तो इसका मतलब 164 का रेफरेंस आया, फिर मैंने कहा उसके साथ 167 भी पढ़ना है, वो आगे पढ़ेंगे। फिर मैंने बात की यहां पे 152 की और रोटेशन की रिगार्डिंग, तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो वो आगे आएगा, टेंशन नहीं लेने का, वो आगे आएगा, तो आई डिस्कस ओवर देयर। तो यहां पे क्या हो गया, बेसिकली डायरेक्टर लायबल टू बी रिटायर बाय रोटेशन, नॉट अलाउ, किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा सर? ये एसएसडी पे ऊपर अप्लाई नहीं होने वाला। प्लस उसके बाद टर्म ऑफ एसएसडी shall not exceed a period of 3 consecutive years। अब इंपॉर्टेंट पार्ट, एसएसडी का जो टर्म होगा कितना होने वाला है? 3 साल, 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो 3 years का प्रोविजन है सर किसके रिगार्डिंग? एसएसडी के रिगार्डिंग। तो हियर वी हैव अ टर्म ऑफ 3 years, सो विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो 3 साल का प्रोविजन रखा गया है कि सर 3 साल का यहां पे टर्म होने वाला है। उसके साथ अब यहां पे पहले कनेक्ट करता हूं, जब हम लोग बात करते हैं आईडी, आपके दिमाग में क्वेश्चन रेज हो चुका होगा, उसकी बात कर रहा हूं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, तो उसका टर्म होता है 5 years का। तो एक बात होता है यदि कोई एसएसडी है और यदि वो साथ में आईडी भी बन गया, तो अब एसएसडी के सेक्शन में रूल्स में यहां पे क्या लिखा है बेटा कि सर यहां पे जो उसका टर्म है वो 3 है और यहां पे जो टर्म है 5 है। तो फिर क्या करेंगे बेटा, एक बात हो, तो क्या वो पहले इंडिपेंडेंट अपॉइंट हुआ फिर एसएसडी बना, या फिर पहले एसएसडी फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट का क्राइटेरिया फुलफिल होने की वजह से? सर पहले एसएसडी एंड फिर उसके बाद आईडी। तो इसका मतलब है वो 3 years का प्रोविजन ही रहेगा, 5 years का प्रोविजन हम प्रिज्यूम नहीं करेंगे। तो हियर वी हैव अ प्रोविजन ऑफ 3 years। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये क्या है? ये कनेक्शन है। तो आईडी जो आपने पढ़ा है
तो आईडी में टर्म 5 इयर्स बट यहां पे 3, लेकिन सर कोई एसएसडी उसको आईडी भी हम कंसीडर कर रहे हैं तो उस केस में ऐसा नहीं कि उसको 5 मान लेना, सो स्टिल रिमेन 3 ओवर देयर। आई होप समझ में आ गया प्रोविजन। स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट। सर जैसे ही उसका टर्म खत्म हुआ, ये 3 इयर्स का टर्म था, 3 इयर्स, उसके बाद 3 इयर्स तक वो किसी भी तरीके से क्या लिखा है, सच डायरेक्टर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो 3 इयर्स के बाद हम उसको क्या नहीं कर सकते, री अपॉइंट नहीं कर सकते। लेकिन सर कब तक नहीं उसको रीअपॉइंट होगा, कब तक उसको रीअपॉइंट नहीं करने वाले हैं, तो यहां पे स्पेसिफिकली वो टर्म अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। यू कैन सी, जस्ट वेट, पहले मैं वो टर्म यहां पे दिखा दूं आप लोगों को, सो दैट व्हाट वी कैन डू, वी कैन कनेक्ट इट। हाँ ये रहा, a small shareholder directors shall not for a period of 3 years from the date of cessation to hold office as small shareholder director in a company be appointed in or be associated with a company in any other capacity either directly or indirectly। तो बेटा सब रूल 9 को उठाओ और यहां पे कॉपी पेस्ट करो। तो इसका मतलब है इसके साथ हम लोग सब रूल नंबर, ये एसआर नहीं है, ये सब रूल है। सब रूल नंबर विच वन, यहां पे हम बात किसकी कर रहे हैं, 9 की। तो सर यहां पे क्या बोला गया है, सर टर्म खत्म होने के बाद वापस से आप क्या नहीं होने वाले, वापस से आप क्या नहीं होगे, यू विल नॉट बी रीअपॉइंटेड, यू विल नॉट बी रीअपॉइंटेड। तो इसका मतलब आपका जो टर्म होगा दैट इज ओनली ऑफ 1, और वो कितने नंबर ऑफ ईयर्स का होगा, 3। उसके बाद अगले 3 साल तक किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से आप कंपनी में क्या नहीं होने वाले, कनेक्ट नहीं होने वाले हो किसी भी मैनर में। 3 इयर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, देयर इज एनी कनेक्शन, आंसर इज नो। इज देयर एनी कनेक्शन, आंसर इज नो, नाइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब किसी भी पोजीशन को आप अगले 3 साल तक नहीं होल्ड कर सकते हैं। यू कैन नॉट एसोसिएट विद द कंपनी इन एनी पर्टिकुलर फॉर्म, नाइदर हैविंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इसका मतलब है 3 इयर्स का गैप मेंटेन करना है, तो 3 साल तक आप एसोसिएट तो वैसे ही नहीं बन सकते हैं और किसी अदर कैटेगरी में भी नहीं आएंगे। तो मतलब यू हैव टू वेट फॉर 3 इयर्स, यू हैव टू वेट फॉर 3 इयर्स। तो 3 इयर्स तक आप यहां पे कंपनी में एसोसिएटेड नहीं होने वाले हो, कोई भी 3 इयर्स में आप कोई भी पोजीशन होल्ड नहीं करने वाले हैं। तो आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ बेटा, अ पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी इफ नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 164। अभी इंपॉर्टेंट है ये, तो पहले पढ़ा, सर यदि वो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई है तो फिर उसको कैसे हम स्मॉल शेयर डायरेक्टर बना सकते हैं, आंसर इज नो। तो इफ एनी पर्सन हु हैज ऑलरेडी बीन डिस्क्वालीफाइड टू बिकम एज अ डायरेक्टर एज पर सेक्शन 164, तो उस केस में वो पर्सन क्या नहीं बनेगा, एसएसडी भी नहीं बन सकता। तो ये टर्म अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये पॉइंट, ये प्रोविजन अभी ऑलरेडी डिस्कस किया। तो इसका मतलब क्लियर है कि सर हम वहां पे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे किसकी बात करें, सर उसको एसएसडी नहीं अपॉइंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब इफ you are not eligible to become as a director because of default of section, because of disqualification under section 164, then you will not be appointed as SSD। is it clear for all of you? ये हो गया। वेकेशन आगे ना 167 का भी मैंने रेफरेंस दिया था, वो पॉइंट आ गया। देखो, a person appointed as SSD shall vacate the office if director incurred any disqualification। तो इसका मतलब है दो इंपॉर्टेंट टर्म, सर ये भाई साहब हैं, ये क्या बनना चाहते हैं, एसएसडी, लेकिन ये ऑलरेडी क्या बेटा, डिस्क्वालीफाइड है, डिस्क्वालीफाइड अंडर सेक्शन नंबर विच वन, 164। सर क्या ये बन सकता है, आंसर इज नो। उसके बाद ये भाई साहब हैं, सर ये क्वालिफाइड है, लेकिन ये बाद में अपॉइंटमेंट, इनका अपॉइंटमेंट हो सकता है, अपॉइंटमेंट हो सकता है, यस, लेकिन अपॉइंटमेंट के बाद यहां पे क्या हो गया बेटा, डिस्क्वालीफाइड। तो आप ये बताओ क्या ये कंटिन्यू करेंगे, आंसर इज नो। तो इसका मतलब इनको अपना ऑफिस विकेट करना पड़ेगा। तो यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, दैट एसएसडी हैज ऑलरेडी बीन अपॉइंटेड बट सब्सिक्वेंटली वो डिस्क्वालिफिकेशन की कैटेगरी में फॉल कर गए, और डिस्क्वालिफिकेशन की कैटेगरी फॉल होने का मतलब है नाउ यू हैव टू वेकेट दो। सर यहां पे तो डिस्क्वालिफिकेशन है, वेकेशन कैसे लिखा बेटा, सेक्शन 167 का पहला जो ग्राउंड है वेकेशन का, क्योंकि 167 वेकेशन की बात करते हैं, उसमें पहले ही ग्राउंड में सेक्शन नंबर 164 का रेफरेंस है, और क्लियर बोला गया कि जो बंदा 164 में
डिस्क्वालीफाई हुआ, वो अब ऑफिस कंटिन्यू नहीं कर सकता है, मतलब उसका ऑफिस तो वेकेट हो गई होगा, तो उसका ऑफिस क्या होगा, दैट विल डेफिनेटली बी वेकेटेड, तो वो अब कंटिन्यू नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये 167 का सबसे पहला जो पॉइंट है उसी की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जो डिस्क्वालीफाई हुआ वो वेकेट भी होगा, और उसके अलावा 167 में और भी एलिमेंट रखे गए, और भी प्रोविजंस हैं किसके रिगार्डिंग, ऑफिस वेकेट करने के रिगार्डिंग, ये याद रखना। नेक्स्ट, आपने यदि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे बेटा सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 का जो क्राइटेरिया, जो कंडीशन था, उसको आपने कंसिडर नहीं किया, मतलब आप उसको फुलफिल नहीं किए, तो आप क्या हो जाएंगे, अगेन इंडिपेंडेंट की कैटेगरी से आप बाहर हो जाओगे। तो डायरेक्टर सीज टू मीट द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंसी, अगेन वेकेशन विल बी देयर। तो स्पेसिफिकली तीन इंपॉर्टेंट टर्म आ गए, तीन इंपॉर्टेंट, सेक्शन 164 डिस्क्वालिफिकेशन, सेक्शन 167 इट्स यू कैन से द वेकेशन ऑफ ऑफिस, एंड सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 मतलब नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द क्राइटेरियन ऑफ यू कैन से द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ये तीन बातें हमें क्या करना है, ध्यान में रखना, और ये तीनों ही बातें क्या करना है, यू नीड टू फुलफिल, यू नीड टू फुलफिल ऑल दीज थ्री टर्म्स ओवर देयर। तो ये तीनों ही टर्म आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू सेटिस्फाई, यू नीड टू फुलफिल। तो ओवरऑल क्राइटेरिया क्या आ गया सर, 164 में भी मरेंगे, 167 में भी मरेंगे, और 149 सबसेक्शन 6 तो एक कंडीशनल वाला पार्ट है, और वो कंडीशनल क्यों, क्योंकि एसएसडी को यदि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को यदि हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंसिडर करते हैं तो, और कब कंसिडर करेंगे, जब 149 सबसेक्शन 6 की कंडीशन फुलफिल करता है, क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है, प्लस 149 सबसेक्शन 7 में डिक्लेरेशन प्रोवाइड करता है। तो जब वो डिक्लेरेशन प्रोवाइड करेगा तब हम उसको यहां पे कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम कंसीडर नहीं करने वाले हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? जोर से बोलना है यस। चलिए आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट, मैक्सिमम एक पर्सन कितने कंपनी में एसएसडी बन सकते हैं, तो कितने कंपनी है बे जिसमें एसएसडी बनेंगे, तो देखो जरा यहां पे, नो पर्सन शैल होल्ड द पोजीशन ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, नॉट मोर देन इन मोर देन टू कंपनी। तो एक साथ एक पर्सन दो कंपनी में एसएसडी बन सकता है, दो कंपनी में एसएसडी, बट कंडीशन अप्लाई कि सर जिस दूसरी कंपनी में आप बने होंगे, ध्यान रखना वो कंपनी कॉम्पिटिटर नहीं होना चाहिए, वो कंपनी जिसमें आप बनने वाले हैं shall not be in a business which is competing or is in conflict with the business। तो इसका मतलब है कि आप पहले एसएसडी ए लिमिटेड में है और फिर आप बी लिमिटेड में एसएसडी बनना चाहते हैं, बट बी लिमिटेड का जो बिजनेस है वो ए लिमिटेड के साथ क्या कर रहा है बेटा, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, कॉम्पीट कर रहा है। इसका मतलब है अब बी में आप नहीं बन सकते, तो राइवल कंपनीज में नॉट अलाउड। तो इसका मतलब है दो कंपनी है, दोनों का सेम सिमिलर नेचर का बिजनेस हुआ, तो यू विल नॉट बी क्वालिफाइड ओवर देयर, कि आप दूसरे कंपनी में एसएसडी बनने के लिए क्वालिफाई नहीं है। मैं डिस्क्वालीफाई नहीं बोल रहा हूं, ये ध्यान रखना, यहां पे डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन 164 का नहीं पार्ट है, सिंपल है, बिकॉज ऑफ कंपटीशन, बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिटर you will not be qualified to become as what, small shareholder director in that other company। तो इसका मतलब दो कंपनी की लिमिट तो है, बट उसमें भी जो सेकंड कंपनी उसके लिए कंडीशन आ गई। तो सेकंड कंपनी के लिए कंडीशन क्या आ गया, सर सेकंड कंपनी में जब हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी नीड टू कंसंट्रेट, हमें कंसंट्रेट करना है किस पे, कि सर उस सेकंड कंपनी में ना, तो हम तभी बनेंगे जब हम ये देख लेंगे कि सर वो जो भाई साहब जो कंपनी रन कर रहे हैं ना, वो कंपनी क्या कॉम्पिटिटर नहीं है, और यदि सर वो कॉम्पिटिटर हुआ ना तो फिर हम उस कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकते। तो वी कैन नॉट ओवर देयर, तो वी कैन नॉट एक्ट ओवर देयर। तो मैं मतलब हम वो बार बार हम बोल रहा हूं, तो हम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप और मैं दोनों पढ़ रहे हैं यहाँ पे साथ में ना, तो इसका मतलब मैं भी पढ़ा रहा हूं, आप भी पढ़ रहे हो, तो इसलिए, और बाकी सब की बात करते हैं, तो इसका मतलब है इसलिए वो बार बार ये टर्म आता है। अदरवाइज आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर पर्सन, एक उस पर्सन की बात कर रहे हैं, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो यहां पे हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आई होप क्लियर है यहां पे पॉइंट। तो बेसिकली हम यहां पे किसके रिगार्डिंग टर्म बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली मैक्सिमम टू कंपनी, maximum two companies subject to the condition second company should not be the competitor, second company competitor नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ये तो मैंने पढ़ा दिया कि सर अपॉइंटमेंट फॉर 3 years आफ्टर सीजेशन, किसी भी कैपेसिटी में आप इन एनी अदर कैपेसिटी अगले 3 साल तक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप एसोसिएट नहीं हो सकते, नॉट अलाउड फॉर नेक्स्ट 3 years ओवर देयर। तो 3 years का एलिमेंट है जो आपको क्या करना है, यू जस्ट ट्राई टू कंसीडर ओवर देयर। तो ओवरऑल एसएसडी सेक्शन 151
रेड विद रूल नंबर विच वन, रूल नंबर विच वन 7। ये हमने पूरा प्रोविजन पढ़ा, ये हमने पूरा प्रोविजन यहां पे पढ़ा बेटा। तो सेक्शन नंबर विच वन, सेक्शन नंबर 149, सॉरी बेग पार्टन, सेक्शन 151, रेड विद विच वन, रूल नंबर 7। और क्या यहां पे एलिमेंट हमने पढ़ा फ्रॉम द बिगिनिंग? सर सबसे पहले एसएसडी किसको बोलेंगे? सर जिसने कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, फेस वैल्यू कितने फेस वैल्यू तक का? मैक्सिमम 20,000। उसके बाद सर किस कंपनी पे प्रोविजन अप्लाई हो रहा है? सर ओनली लिस्टेड कंपनी। और लिस्टेड कंपनी यदि आ रहा है तो फिर लिस्टेड कंपनी के लिए एक पावर दिया गया है कि सर आप खुद या तो स्मॉल शेयर होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट कर सकते हैं, मतलब एसएसडी, या फिर उन लोगों ने यदि रिक्वेस्ट किया तो आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। तो फिर एक पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात, एक एसएसडी की बात करेंगे। लेकिन एक एसएसडी की बात जो हम करेंगे तो उसके लिए रिक्वेस्ट कितने लोगों को करना है? सर 1000 और 1/10 ऑफ सच स्मॉल शेयर होल्डर, तो उनको रिक्वेस्ट करना। एंड यदि उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो फिर तो डेफिनेटली अपॉइंटमेंट ऑफ एसएसडी विल बी देयर। लेकिन कितने दिन पहले रिक्वेस्ट करना है? 14 डेज बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग। 14 डेज बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग रिक्वेस्ट विल बी देयर, तो वो आपको करना पड़ेगा। फिर नोटिस के साथ एक स्टेटमेंट देना है, दैट शुड बी साइंड बाय द होम? प्रपोज डायरेक्टर। क्या बताना है? डिन सर नॉट डिस्क्वालिफाइड ओवर देयर एंड अगेन रेडी टू एक्ट एज अ व्हाट? एसएसडी। मैक्सिमम एक बंदा, कितने कंपनी में एसएसडी बनेगा? 2। लेकिन दूसरा कंपनी कॉम्पिटिटर नहीं होना चाहिए। उसके बाद एसएसडी का जो टर्म है 3, और 3 इयर्स के बाद यू विल नॉट बी एसोसिएटेड विद द कंपनी इन एनी पर्टिकुलर कैटेगरी। किसी भी फॉर्म में, किसी भी अदर फॉर्म में, किसी भी अदर कैपेसिटी में आप कंपनी के साथ 3 साल तक डायरेक्ट इनडायरेक्टली एसोसिएट नहीं हो सकते। रीअपॉइंटमेंट हो सकता है? नहीं। 3 इयर्स के बाद नो रीअपॉइंटमेंट विल बी देयर। सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी यदि बन गया एसएसडी तो बनेगा, उसके लिए 2 कंडीशन फुलफिल करना है। नंबर 1 डिक्लेरेशन से पहले सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 149 उसके कंडीशन फुलफिल करने। तो सर वो 5 इयर्स का टर्म इंडिपेंडेंस का 3 है, तो 5 नहीं, इसको माना जा रहा है आईडी, लेकिन इसका टर्म 3 रहेगा। तो ये था कहानी, ये था प्रोविजन, ये था एलिमेंट जो हमें क्या करना है, वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड वो किससे डील करता है बेटा? दैट इज ऑल अबाउट द स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। एक रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात बताऊं, ये सेक्शन जो है ना, ये समहाउ कहने के फॉर्मेलिटी आपको लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि सेक्शन नंबर आगे जाके मैं एक 169 पढ़ूंगा तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि सर ये कोई फायदा नहीं है इसको, क्योंकि 149 टॉक्स अबाउट द रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। तो अब एक बात बताओ, यहां पे आज स्मॉल शेयरहोल्डर ने इसको अपॉइंट किया, फिर बाद में कंपनी में क्या हुआ, उसको हटा दिया गया मीटिंग करके, क्या करोगे? क्योंकि वहां पे इसको कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं किया गया। तो सर ये ना अभी इतना नहीं समझ में आ रहा है, अभी खोखला दिमाग खाली हो चुका है, अभी टेंशन नहीं। 169 में ये बोला गया है कि कंपनी में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके हम किसी भी डायरेक्टर को कंपनी से रिमूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब है, जो आप लिखा है डायरेक्टर में भी रिमूव, तो इसका मतलब डायरेक्टर को रिमूव करना है। डायरेक्टर इटसेल्फ इंक्लूड एसएसडी आल्सो ओवर देयर। तो इसका मतलब एसएसडी के लिए 169 में कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो मान लो आज स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया, किसके थ्रू? स्मॉल शेयरहोल्डर के थ्रू, और फिर पता चला 5 महीने 6 महीने के बाद उसको निकाल दिया, तो क्या फायदा? तो लेकिन सर प्रोविजन ही ऐसा बने तो हम क्या करें? प्रोविजन ही ऐसा बने तो व्हाट वी कैन डू? तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन बचा नहीं। यस, तो मैं उम्मीद करता हूं सेक्शन 151 रेड विद रूल नंबर 7 समझ में आओगे। पढ़ो, बार बार पढ़ना, क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड जहां पे भी डाउट है, यू नो वेरी वेल, कॉन्टैक्ट ओवर देयर, व्हाट्सएप करो, डाउट पूछो, तो वो आपको समझ में आएगा 100%। और आज के लिए जाते जाते आपके लिए कोट है, देख लो, एंड मे बी दिस विल डेफिनेटली हेल्प टू ऑल ऑफ यू, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मोटिवेट करे। तो कभी कभार इसी तरीके से मैं आप लोगों के सामने कोट में देते रहूंगा, एंड जो कोट होगा उसको पढ़ना जरूर, उसको एनालाइज करना, उसको समझना, सो दैट आपको कहने के क्या, उससे थोड़ा सा एनर्जी, थोड़ा सा पॉजिटिव आपको लगे। तो फिर आगे के लिए आगे टॉपिक को इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे बेटा। एंड टिल दैट पीरियड, बाय बाय बेटा।